12 मार्च 1993। क्या आप जानते हैं कि एक ही दिन में 12 धमाकों ने मुंबई को हिला दिया था? वो दिन जब सपनों की नगरी मौत के साए में डूब गई। कौन था असली मास्टरमाइंड? कैसे बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और आतंक का काला जाल एक साथ आया? जानिए 1993 के मुंबई बम धमाकों की वो सच्चाई जो आज भी रूह कंपा देती है। मुंबई, सपनों का शहर, ग्लैमर, बॉलीवुड और तेज रफ्तार जिंदगी का दूसरा नाम। लेकिन इसी मुंबई की चमक धमक के पीछे एक काला साया भी था, अंडरवर्ल्ड का। 80 और 90 के दशक में मुंबई की गलियों में सिर्फ फिल्मी सितारे नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी राज करते थे। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और फिर दाऊद इब्राहिम, इन नामों ने मुंबई की रातों को खौफ से भर दिया था। 70 के दशक में हाजी मस्तान ने मुंबई के तस्करी रैकेट को संगठित किया। करीम लाला का पठान गैंग, वरदराजन मुदलियार का तमिल गैंग और फिर दाऊद इब्राहिम का उभरता सिंडिकेट, इन सबके बीच गैंगवार आम बात थी। दाऊद इब्राहिम, जो कभी मामूली अपराधी था, धीरे धीरे मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। उसका नेटवर्क सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था, बल्कि दुबई, पाकिस्तान और मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था, बॉलीवुड में भी इनका दखल था। कई फिल्में, निर्माता और सितारे अंडरवर्ल्ड के संपर्क में थे। 90 के दशक में मुंबई की हवा में डर और ग्लैमर दोनों घुले हुए थे। इन धमाकों के पीछे कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण थे। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव फैला था। मुंबई में भी दंगे भड़क उठे, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। इन दंगों के प्रतिशोध में मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने इन धमाकों की साजिश रची, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का भी सहयोग था। आरोपियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और समुद्र के रास्ते आरडीएक्स, हथियार और गोला बारूद मुंबई लाया गया। इनका भंडारण मुंबई के विभिन्न स्थानों पर किया गया। भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ। इससे पहले इतना आरडीएक्स सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुआ था। 12 मार्च 1993, शुक्रवार का दिन। मुंबई अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में शहर की रफ्तार थम जाएगी। दोपहर 1:28 से लेकर 3:40 तक मुंबई के अलग अलग हिस्सों में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए। दोपहर 1:28 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर पहला धमाका हुआ, जिससे चीख पुकार मच गई। इसके बाद 47 मिनट बाद कथा बाजार अनाज मंडी में दूसरा धमाका हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। तीसरा धमाका शिवसेना भवन के पास एक पेट्रोल पंप पर दोपहर 2:30 पर हुआ, जिसमें 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए। चौथा धमाका एयर इंडिया बिल्डिंग के सामने खड़ी एक कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 20 लोगों की मौत और 85 लोग घायल हुए। पांचवां और छठा धमाका दोपहर 2:45 पर माहिम और वर्ली के पासपोर्ट ऑफिस में एक साथ धमाके हुए। वर्ली का धमाका सबसे बड़ा था, जिसमें 116 लोग मारे गए और 230 घायल हुए। सातवां धमाका 3:05 पर झावेरी बाजार में हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई। आठवां धमाका बांद्रा के सी रॉक होटल में हुआ, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। नौवां धमाका प्लाजा सिनेमा की पार्किंग में हुआ, जिसमें 10 लोग मारे गए। 10वां धमाका जुहू के सेंटूर होटल में हुआ, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। 11वां और 12वां धमाका सहार हवाई अड्डा और सेंटूर होटल के पास हुए, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई और 713 लोग घायल हुए। पूरा शहर खून, चीख पुकार और तबाही में डूब गया। शहर में कई अन्य जगहों पर भी बम रखे गए थे, लेकिन वह ब्लास्ट नहीं हुए, वरना नुकसान और अधिक हो सकता था। 12 मार्च 1993 के धमाकों के बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इस हमले के पीछे किसका हाथ है? शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये कोई गैंगवार या लोकल बदला है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, साजिश की परतें खुलती गईं। पुलिस को जगह जगह से आरडीएक्स के टुकड़े, टाइमर और हथियार मिले। जल्द ही पता चला कि यह हमला किसी लोकल गैंग का नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। जांच में सबसे बड़ा नाम सामने आया, दाऊद इब्राहिम। उसके साथ टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम, याकूब मेमन,
मुस्तफा डोसा, अब्बू सलेम और कई अन्य आरोपी थे। पुलिस ने 189 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें से कई आरोपी धमाकों के बाद ही देश छोड़कर भाग गए। ज्यादातर पाकिस्तान और मध्य पूर्व में छुप गए। उस समय के ट्रैफिक डीसीपी राकेश मारिया को खबर मिली कि मुंबई पुलिस आयुक्त उनसे मिलना चाहते हैं। मुलाकात में अधिकारियों ने मारिया से धमाकों के बारे में चर्चा की और जांच की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। मारिया को अपनी पसंद की टीम चुनने का भी अधिकार दिया गया। बंबई में धमाकों की दहशत के बीच एक डॉक्टर को अपने क्लिनिक के बाहर एक लावारिस स्कूटर मिला। उन्होंने पुलिस को खबर की, जिसके बाद इस स्कूटर में बम पाया गया और माटुंगा पुलिस की मदद से इसे निष्क्रिय किया गया। इस दौरान राकेश मारिया भी ट्रैफिक को डायवर्ट और बैरिकेड लगवाने वहां पहुंचे। बम डिफ्यूज होने के बाद स्कूटर को माटुंगा पुलिस स्टेशन में पार्क करवाया गया। इसके बाद जब मारिया ने जांच शुरू की तो उन्हें वर्ली में एक लावारिस वैन के बारे में पता चला, जिसमें AK-56 राइफलें, 14 मैगजीन, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड आदि का जखीरा पड़ा हुआ था। जब पुलिस टीम ने लावारिस वैन के बारे में सुराग जुटाया तो यह गाड़ी अल हुसैनी बिल्डिंग की रूबीना सुलेमान मेमन के नाम पर मिली। इसके बाद राकेश मारिया ने यह पता लगवाया कि इस बिल्डिंग में मेमन परिवार कौन है। इसके बाद पुलिस को टाइगर मेमन के बारे में पता चला। पुलिस को मालूम चला कि टाइगर काफी बड़ा तस्कर है और उसके तार अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस जब अल हुसैनी बिल्डिंग में पहुंची तो वहां घर का दरवाजा बंद मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। यहां पर पुलिस टीम को एक गुच्छे में बजाज स्कूटर की चाबी मिली। इस चाबी पर 449 लिखा था। राकेश मारिया ने यह चाबी अपने पुलिस अधिकारी को देकर इसे माटुंगा पुलिस स्टेशन में पड़े स्कूटर से मिलाने को कहा। आखिरकार यह चाबी उसी स्कूटर की निकली। जांच टीम को समझ आ गया कि धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और उसके गिरोह का हाथ है। मुंबई पुलिस और ATS ने दिन रात एक कर दिए। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, कई जगह छापेमारी हुई। पुलिस ने धमाकों में इस्तेमाल हुए वाहनों, हथियारों और RDX की सप्लाई चेन को ट्रैक किया। कई आरोपी पकड़े गए, जिनमें से कुछ ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। एक आरोपी ने बताया, हमें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी और समुद्र के रास्ते मुंबई लाया गया। मामले में आगे जांच करते हुए एक एक करके साजिशकर्ताओं के नाम सामने आते गए। पुलिस ने 4 नवंबर 1993 को मुंबई की अदालत में 10,000 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद केस CBI के पास पहुंचा। इसी क्रम में टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन, मुस्तफा डोसा, अब्बू सलेम आदि की गिरफ्तारी हुई। मुंबई धमाकों के आरोप में 100 से अधिक लोगों को दोषी पाया गया। धमाके के करीब 22 साल बाद याकूब मेमन को फांसी की सजा हुई। वहीं मुंबई धमाके के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम आज भी फरार हैं। वैसे भी उन दिनों सभी गैर कानूनी कामों को पानी के रास्ते ही अंजाम दिया जाता था। दाऊद इब्राहिम के सभी गैर कानूनी काम और तस्करियां इसी रास्ते से होती थीं और दाऊद इस बात को अच्छे से जानता था कि बम धमाके के बाद भारत की हर एजेंसी उसे पकड़ने में जुट जाएगी, जिस वजह से उसने अपने वफादारों के साथ पाकिस्तान में पनाह ले ली। हालांकि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी के पास नहीं है, लेकिन 1993 का मास्टरमाइंड दाऊद ही था। इस बात की पुष्टि खुद दाऊद ने अपने एक इंटरव्यू के जरिए की थी। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने खुद उस समय के जाने माने पत्रकार बलजीत परमार को फोन करके कहा था कि भाई साहब, हमारे धमाके कैसे लगे, आपको बता दें। पत्रकार बलजीत परमार वही पत्रकार थे जिन्होंने 1993 के बम धमाके में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की खबर ब्रेक की थी, जो इस केस में सबसे चौंकाने वाला नाम था। उन पर आरोप था कि उन्होंने गैरकानूनी हथियार अपने पास रखे जो धमाकों के लिए लाए गए थे। संजय दत्त ने अदालत में कहा, मैंने हथियार सिर्फ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखे थे, धमाकों से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अदालत ने उन्हें गैरकानूनी हथियार रखने का दोषी पाया और 6 साल की सजा सुनाई। संजय दत्त ने अलग अलग समय में मिलाकर लगभग 5 साल जेल में बिताए। अब्बू सलेम, जो धमाकों के बाद भागकर पुर्तगाल चला गया था, उसे 2005 में भारत लाया गया। पुर्तगाल के साथ हुए प्रत्यर्पण समझौते के कारण अदालत उसे फांसी की सजा नहीं दे सकती थी, लेकिन अब्बू सलेम को टाड़ा अदालत ने दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। याकूब मेमन,
जो टाइगर मेमन का भाई था, उसे 1994 में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उसे धमाकों का मास्टरमाइंड मानते हुए 2015 में फांसी की सजा दी। याकूब की फांसी पर देश भर में बहस हुई। कुछ लोगों ने कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया गया, तो कुछ ने अदालत के फैसले का समर्थन किया। लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए यह एक तरह का न्याय था। इन धमाकों ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई परिवारों के कमाने वाले सदस्य हमेशा के लिए चले गए। 1993 के धमाकों के बाद मुंबई पुलिस, एटीएस और महाराष्ट्र सरकार ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसरों की एक टीम बनाई गई, जिनमें प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर, दया नायक और रविंद्र आंगे जैसे नाम शामिल थे। इन अफसरों ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को जड़ से खत्म करने की कसम खाई। 1993 से 2003 के बीच सैकड़ों गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, कई गिरफ्तार हुए और कई देश छोड़कर भाग गए। मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ धीरे धीरे खत्म होने लगा। यह केस भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आपराधिक मुकदमा बना। टाड़ा के तहत मुकदमा चला। करीब 14 साल तक केस चला, जिसमें 100 से ज्यादा आरोपी अदालत में पेश हुए। 2006 में टाड़ा अदालत ने 100 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिनमें से 7 को मौत की सजा और 22 को उम्र कैद मिली। बाकी को अलग अलग सजा सुनाई गई। धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम और उसके साथी पाकिस्तान भाग गए। भारत सरकार ने कई बार पाकिस्तान से दाऊद को सौंपने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया। दाऊद के पाकिस्तान में होने के कई सबूत मिले। कराची में उसके घर, शादी और व्यापार की खबरें मीडिया में आईं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी आधिकारिक तौर पर दाऊद की मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया। आज भी दाऊद इब्राहिम भारत की मोस्ट वांटेड सूची में पहले नंबर पर है। सीबीआई, इंटरपोल और भारतीय एजेंसियां लगातार उसकी तलाश में हैं, लेकिन अब तक वह कानून की पकड़ से बाहर है। 1993 के धमाकों ने मुंबई को झकझोर दिया, लेकिन इस शहर ने हार नहीं मानी। मुंबई ने फिर से उठकर अपनी रफ्तार पकड़ी। पुलिस और प्रशासन ने अंडरवर्ल्ड को जड़ से खत्म करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। आज मुंबई में अंडरवर्ल्ड का असर लगभग खत्म हो चुका है। शहर ने खुद को फिर से खड़ा किया और एक नई पहचान बनाई, वह शहर जो कभी नहीं सोता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मुंबई।